भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरे देश की आत्मा है। पर कभी सोचा है कि इसकी नींव वो एक दिन में नहीं रखी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 200 साल लंबा उथल-पुथल भरा एक सफर था। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सवाल उठता है, एक पूरे देश के लिए नियम लिखे कैसे जाते हैं? जरा सोचिए तो, ये सवाल जितना सुनने में बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। और जब बात भारत की हो, तो ये कहानी संघर्ष और विकास की एक ऐसी असाधारण गाथा बन जाती है जो हमें हैरान कर देती है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसी कहानी में जो 2 सदियों में फैली हुई है। इस सफर में हमारा रेफरेंस पॉइंट है जीके सामान्य ज्ञान, जो हमें बताता है कि भारत के संवैधानिक विकास की जो जड़ें हैं ना, वो हमारी आजादी से कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेडिंग कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी मसालों का व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते भारत की शासक बन बैठी। और जब इसकी ताकत बेतहाशा बढ़ने लगी, तो लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की चिंताएं भी बढ़ गईं। बस यहीं से शुरू हुआ नियमों का, कायदे कानून का एक नया खेल। अच्छा, इस पूरी कहानी को ना हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था कंपनी राज का, मतलब 1773 से 1857 तक, जब एक कॉरपोरेशन देश चला रही थी। और दूसरा दौर था ताज का शासन, 1858 से 1947 तक, जब सत्ता सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चली गई। तो आइए पहले अध्याय से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि बिखरी हुई ताकत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्ता को एक जगह, एक सेंटर में लाने की कोशिश की, ताकि पूरे भारत पर एक जैसा कंट्रोल रखा जा सके। और बस यहीं से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया पैदा हुआ। और इस सेंट्रलाइजेशन का चेहरा कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ये पद इतना पावरफुल था कि इसने मद्रास और बॉम्बे जैसी बड़ी-बड़ी प्रेसिडेंसीज को भी बंगाल के अंडर ला दिया। मतलब सत्ता का जो सेंटर था, वो अब कलकत्ता बनता जा रहा था। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने एक डुअल गवर्नमेंट या कहिए दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू की। अब ये क्या था? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ व्यापारिक मामले, मतलब पैसा कमाना, और दूसरी तरफ राजनीतिक मामले, मतलब शासन चलाना। और इन राजनीतिक मामलों पर नजर रखने के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसका काम ये देखना था कि कंपनी के सारे पॉलिटिकल फैसले ब्रिटिश सरकार के फायदे में हों। और फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसके साथ ही सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था ना, वो अपने पीक पर पहुंच गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब ऑफिशियली सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। उसका एकमात्र काम था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत पर शासन करना, बस। और फिर आया 1857, एक ऐसा साल, एक ऐसा विद्रोह जिसकी आग ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिल गई। इसके बाद सब कुछ बदल गया। खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे लंदन यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ये सिर्फ कोई मैनेजमेंट में छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह से पूरी कंपनी का टेकओवर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारत पर राज कर रही थी, उसे साइड कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ये भारत पर शासन करने के तरीके में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव था। तो इस बड़े बदलाव का मतलब क्या था? मतलब ये कि अब शासक कोई कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन था। जो सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल, उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय मतलब जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि हो। और वो जो डुअल कंट्रोल वाला कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था ना, उसे खत्म करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया, जो सीधे ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था।
और इस ऐतिहासिक मोड़ के सेंटर में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वही शख्स जो कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और वही ताज के पहले वाइसराय बने। मतलब एक ही व्यक्ति में एक युग का अंत हो रहा था और एक नए युग की शुरुआत। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, भले ही उस वक्त ये एक छोटा सा कदम लगा हो। क्यों? क्योंकि पहली बार कानून बनाने के प्रोसेस में भारतीयों को शामिल किया गया। हाँ, ये सच है कि उनका रोल बहुत लिमिटेड था, लेकिन सोचिए, ये पहली बार था जब शासकों की टेबल पर शासितों की आवाज सुनी जा रही थी। ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक पहला लेकिन बहुत ही नाजुक कदम था। इसके बाद आए 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इन सुधारों ने एक ऐसा बीज बोया जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। ये बीज था सांप्रदायिक निर्वाचन का, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इस एक कदम ने भारतीय समाज में धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारे की वो नींव रखी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। अब तक हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। भारत में राष्ट्रवाद की लहर जोरों पर थी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब भारतीय सिर्फ अपनी आवाज सुनाना नहीं चाहते थे, नहीं, अब वे अपना शासन खुद करना चाहते थे। मतलब जो मांग पहले रिप्रेजेंटेशन की थी, वो अब सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन तक पहुंच चुकी थी। और इसी दबाव का नतीजा था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने आने वाले भारत के लिए कई नींव के पत्थर रखे। इसमें क्या था? पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। केंद्र में बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 सदनों वाली संसद का आइडिया आया, जैसा आज हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। और हाँ, प्रांतों में डायार्की नाम की एक नई प्रणाली लागू की गई। तो ये डायार्की या द्वैध शासन था क्या? असल में ये सत्ता का एक बहुत ही चालाक बंटवारा था। कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन जो असली पावर वाले डिपार्टमेंट्स थे जैसे फाइनेंस और पुलिस, वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के हाथों में रिजर्व्ड थे। मतलब ये स्वशासन की तरफ एक कदम तो था, पर असली लगाम अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और अब हम आते हैं उस एक्ट पर जिसे आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट तक कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ अब तक का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानून था। 321। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1935 के एक्ट में सेक्शंस की संख्या थी। इसका साइज ही बताता है कि ये कोई मामूली कानून नहीं था। अरे ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा संविधान था, एक पूरा डिटेल्ड खाका जो भविष्य के लिए तैयार किया गया था। और इसकी छाप आज भी हमारे सिस्टम पर है। जरा सोचिए, एक फेडरल कोर्ट का आइडिया जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, राज्यों को ज्यादा पावर देना, ये सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स इसी एक एक्ट से निकल कर आए हैं। और फिर इस कहानी का आखिरी अध्याय 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट ने 200 साल के ब्रिटिश शासन को तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी कर दिया। इसने भारत और पाकिस्तान को 2 आजाद देशों के रूप में जन्म दिया, ऐसे देश जिन्हें अब अपनी किस्मत और अपना संविधान खुद लिखना था। ये जो पूरा 200 साल का सफर है ना, वो इन पदों के विकास में साफ झलकता है। देखिए, कहानी बंगाल के गवर्नर से शुरू हुई, फिर सत्ता गवर्नर जनरल के पास आई, फिर वाइसराय तक पहुंची और आखिरकार एक भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी पर जाकर खत्म हुई। हर एक पद एक नए कानून का, एक नए दौर का प्रतीक था, जैसा हमने इस पूरे सफर में देखा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या भारत का संविधान ब्रिटिश विरासत की सिर्फ एक परछाई है, या ये एक पूरी तरह से आजाद और मौलिक रचना है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसी इमारत की तरह है जिसकी नींव तो पुरानी है, लेकिन जिसकी शानदार बनावट, जिसकी आत्मा, वो पूरी तरह से भारतीय है।
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे लोकतंत्र की जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।